हेलो दोस्तों, पिछले वर्ष 2024 में बिहार बोर्ड हिस्ट्री के क्लास 12th में 2024 में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सारे प्रश्न का सॉल्यूशन आपको इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने में है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। दोस्तों हम लोग जानते हैं हड़प्पा सभ्यता को हम लोग कई नाम से जानते हैं। इसे एक नगरीय सभ्यता या कांस्ययुगीन सभ्यता हम लोग इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि तांबा में अगर हम लोग टीन मिला देते हैं, तांबा में अगर टीन मिला देते हैं तो हम बनता है कांसा, इसलिए इस सभ्यता को हम लोग क्या कहते हैं, कांस्ययुगीन सभ्यता कहते हैं। सिंधु, अगर क्वेश्चन पूछेगा कि सिंधु सभ्यता के लोग को किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो लोहा और तलवार का ज्ञान नहीं था। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो वो सब जितने भी क्वेश्चन अपडेट होते हैं वो सब मैं बताता जाऊँगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। अगला प्रश्न आपके सामने में है, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। मैंने अभी भी जस्ट बताया कि ये लोग को लोहा और तलवार का ज्ञान नहीं था, तो इसका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। जबकि तांबा का ज्ञान था, मैंने बताया था तांबा में अगर टीना को मिलाते हैं तो कांसा, इसलिए कांस्ययुगीन सभ्यता नाम पड़ गया था। तो इसका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा का खोज पूछेगा किसने किया था, तो हड़प्पा का खोज 1921 ईस्वी में पंडित दयाराम साहनी ने किया था। जबकि मोहनजोदड़ो का खोज 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने किया था। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। तो दोस्तों मोहनजोदड़ो है सिंधी भाषा का शब्द है। ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ होता है, आपको बताना है मृतकों का टीला। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना सर विलियम जोन्स ने कब किया था, 1784 ईस्वी में किया था। इसलिए इसका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट होगा। कब पूछेगा किया गया था, 1784 ईस्वी में। ऑप्शन डी क्या होगा, इसका बिल्कुल राइट होगा। दोस्तों अलेक्जेंडर कनिंघम को हम लोग भारत में पुरातत्व विज्ञान का पिता कहते हैं। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, बिंबिसार किस वंश का राजा था। दोस्तों बिंबिसार किस वंश का राजा था, हम लोग जानते हैं कि बिंबिसार जो था वो हर्यक वंश का राजा था। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। हर्यक वंश का राजा कौन था, बिंबिसार था। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है। हम लोग जानते हैं अशोक का पूरा नाम सम्राट देवनाम प्रियदर्शी, प्रियदर्शनी उज्जैन, करमोली चंड अशोका, अशोक वर्धना अशोक। तो इसी में एक नाम है प्रियदर्शी। तो प्रियदर्शी हम लोग किसको कहते हैं, जो देवता को पूजने वाला, तो देवता का जो प्रिय है, तो प्रियदर्शी का अर्थ होता है। तो प्रियदर्शी हम लोग किसको कहते हैं, सम्राट अशोक को कहते हैं। हम लोग जानते हैं कि सम्राट अशोक इसका राइट आंसर होगा। इसलिए और सम्राट अशोक ने कौन सा युद्ध लड़ा था, तो कलिंग युद्ध लड़ा था। 261 बीसी में गद्दी पर बैठने के 8वें वर्ष में उन्होंने कलिंग युद्ध लड़ा था। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार कौन है। तो अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार पूछ रहे हैं कौन है, तो बाणभट्ट का कौन है, कादम्बरी। कौन है, कादम्बरी। कौटिल्य का रचना क्या है, अर्थशास्त्र। क्या है, अर्थशास्त्र है। अश्वघोष का क्या है, बुद्ध चरित्रम। कालिदास, बच क्या गया, कालिदास। अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम, ये सब किसका है, ये सब कालिदास का है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन हम लोग समुद्रगुप्त को कहते हैं। किसको कहते हैं, समुद्रगुप्त को कहते हैं। क्योंकि समुद्रगुप्त ने भारत में 9 राज्य को जीत लिया था, इसलिए इसको भारत का समुद्रगुप्त को हम लोग 100 युद्धों का विजेता भी कहते हैं। आप ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए जिस प्रकार समुद्रगुप्त ने भारत में 100 युद्ध जीता था, उसी प्रकार नेपोलियन भी यूरोप में 100 युद्ध जीता था, इसलिए उसको यूरोप का नेपोलियन, इसको भारत का नेपोलियन कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है। तो गंगा पुत्र हम लोग कहते हैं भीष्म को। किसको कहते हैं, भीष्म पितामह गंगा को हम लोग कहते हैं। तो गंगा पुत्र हम लोग किसको कहते हैं, भीष्म को कहते हैं। आप ये बात याद रख लीजिएगा। दुर्योधन की माता का नाम पूछेगा कौन था, तो गांधारी। कौन थी, गांधारी थी। आप ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए
चलिए शकुनी कौन था? दुर्योधन का मामा था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, गीता रहस्य किसने लिखा है? दोस्तों गीता रहस्य पुस्तक पूछ रहा है कि किसने लिखा है, तो गीता रहस्य, यहाँ बच्चे ने बिल्कुल गलत आंसर लगाया है, वेद व्यास, ये गलत आंसर है। गीता रहस्य लिखा है बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है। आप लोग सही कर लीजिए, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और बाल गंगाधर तिलक का 2 पत्रिका आप याद रख लीजिए, एक मराठी और एक केसरी, एक मराठी और एक केसरी। जो मराठी भाषा था, जो मराठी पत्रिका था वो कौन भाषा में था? तो वो मराठी भाषा में नहीं था, वो इंग्लिश भाषा में था। जो केसरी था वो किस भाषा में था? ये मराठी भाषा में था। आप ये बात याद रख लीजिएगा। बाल गंगाधर तिलक का मृत्यु 1 अगस्त 1920 को हुआ था। उसी दिन असहयोग आंदोलन चलाया गया था। आप ये बात याद रख लीजिएगा। और बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में क्या मनाया था? तो महाराष्ट्र में शिवाजी महोत्सव को मनाना स्टार्ट किया और गणेश चतुर्दशी मनाना स्टार्ट किया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, घटोत्कच किसका पुत्र था? तो हम सब जानते हैं कि महाभारत काल में जो घटोत्कच था वो किसका पुत्र था? तो वो भीम का पुत्र था, एक दैत्य का पुत्र था, दैत्य पुत्र घटोत्कच था। इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। जबकि अर्जुन किसका था? पांचाली। हाँ, अर्जुन का पति का नाम, पत्नी का नाम क्या था? पांचाली। आप ये बात याद रख लीजिएगा। पांचाली का मतलब क्या होता है? 5 पतियों का स्त्री। आप ये बात याद रख लीजिएगा। युधिष्ठिर जो था अर्जुन का बड़ा भाई था। आप ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? दोस्तों बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, इसका एक ट्रिक है, आप याद रख लीजिएगा। रावे पाकू, मैंने आपको बताया है रावे पाकू। तो आप प्रथम न पूछ रहा है, तो प्रथम पूछ रहा है तो रा से राजगिरा, यहीं पे हमको ऑप्शन मिल गया। ऑप्शन एक क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। वही पूछता दूसरा बौद्ध संगीति का हुआ था वैसे वैशाली। तीसरा पूछता तो पासे पाटलिपुत्रा। चौथा पूछता तो कुंडलवन कहाँ पड़ता है भैया? कश्मीर में पड़ता है। तो आप ये भी बात याद रख सकते हैं क्योंकि अगला बार क्वेश्चन अब इधर से पूछेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? दोस्तों मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, जब भी कभी पिटक दिख जाए तो शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, ये सब क्या है? त्रिपिटक जो है ये बौद्ध धर्म का बुक है। क्या है? बौद्ध धर्म का बुक है। त्रि मतलब 3, पिटक मतलब टोकरी, 3 टोकरी। तो ये सब किसका है? बौद्ध धर्म का बुक है। तो आप इसका ऑप्शन ए क्या याद रख लीजिएगा, बिल्कुल राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन में है। कहाँ है? रायसेन के सतना में है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जीतल किस धातु का बना हुआ सिक्का होता था? दोस्तों जीतल पूछ रहा है, तो जीतल जो है ये तांबा का सिक्का था। किसका था? ये तांबा का सिक्का होता है। आप एक और याद रख लीजिए, टांका जो है ये चांदी का सिक्का होता था। पूछेगा कि टांका और जीतल किसने चलाया था? तो दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश ने चलाया था। किसने चलाया था? इल्तुतमिश ने चलाया था। आप ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इसका ऑप्शन सी राइट था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, अकबरनामा की रचना किसने की है? दोस्तों अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने किया था। अकबरनामा का रचना, अच्छा अकबरनामा का प्रारंभिक नाम क्या था? तो आईने अकबरी। क्या नाम था? आईने अकबरी। दोस्तों आईने अकबरी का पूछेगा कि किसने रचना किया था? तो आईने अकबरी इसका रचना किया था अबुल फजल ने किया था। आईने अकबरी को टोटल 5 भाग में बांटा गया है। कितना भाग में? 5 भाग में बांटा गया है, जिसका तीसरा भाग क्या कहलाता है? यही अकबरनामा कहलाता है। यही पूछ लिया आपसे अकबरनामा का राइटर कौन है? तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, अबुल फजल। और अबुल फजल का एक बुक और याद रख लीजिएगा, बादशाहनामा। क्या याद रख लीजिएगा? बादशाहनामा। चलिए बादशाहनामा में इन्होंने बोला था, बादशाह एक ऐसी रोशनी है जो संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? हम लोग जानते हैं कि तंबाकू का सेवन अनिवार्य रूप से किसने कर दिया था? तो सम्राट अकबर ने कर दिया था। अकबर को हम लोग राष्ट्रीय शासक के रूप में जानते हैं। अकबर का प्रारंभिक नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। क्या था? जलालुद्दीन था। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। अकबर ने 1571 ईस्वी में 1571 ईस्वी में जजिया कर को हटाया। आप ये बात याद रख लीजिएगा। 1583 ईस्वी में दीन ए इलाही धर्म को अपनाया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, अकबर का शासक के रूप में कार्यकाल क्या था? हम सब जानते हैं कि अकबर ने कब गद्दी पे बैठा था? तो अकबर ने पानीपत का दूसरा युद्ध जीतने के बाद बैठा था। तो हम सब जानते हैं कि पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था, दूसरा 1556 से, जहां आपको ऑप्शन दिख रहा है वही सही हो जाएगा, क्योंकि पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में हुआ था। तो 1556 से 1605 इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है,
हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? दोस्तों हम लोग जानते हैं कि हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था 1576 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में कौन कौन था? इस युद्ध में महाराणा प्रताप था, एक तरफ था महाराणा प्रताप और एक तरफ था अकबर था। अकबर इस युद्ध में भाग नहीं लिया था, अकबर का सेनापति ने भाग लिया था, उसका नाम था मानसिंह। क्या नाम था? मानसिंह नाम था। अकबर इसलिए भाग नहीं लिया था दोस्तों, महाराणा प्रताप बहुत शक्तिशाली आदमी था, जिसका 70 केजी का कवच था, 70 केजी का कवच था, 10 केजी का जूता, 60 केजी का तलवार था। क्या पता अकबर इसलिए भी नहीं आया था, कहीं गलती से तलवार इसका देह पर गिर जाता महाराणा प्रताप का तो दब खत्म न हो जाता, इसलिए अकबर कभी महाराणा प्रताप के सामने नहीं आया था। इसका सेनापति इस युद्ध में लड़ रहा था। जैसे कहने का मतलब है, अगर ताजमहल आपसे पूछ लिया जाए कि किसने बनाया था, तो मजदूरों ने बनाया था, तो मजदूर का नाम थोड़ी होता है, नाम किसका होता है? नाम तो शाहजहाँ का ना होता है। तो इसी प्रकार तो अकबर की तरफ से कौन लड़ रहा था? हल्दी घाटी के युद्ध में मानसिंह लड़ रहा था और महाराणा प्रताप लड़ रहा था। इस युद्ध में क्या हुआ था? महाराणा प्रताप हार गया था। इस युद्ध में महाराणा प्रताप का घोड़ा मारा गया था। क्या नाम था जिसका? चेतक किसका घोड़ा था? महाराणा प्रताप का घोड़ा था जो मारा गया था। इसमें एक हाथी था जिसका नाम था राम प्रसाद। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है, अभी भी मैंने आपको बताया था दीन ए इलाही संबंधित है, तो दीन ए इलाही 1583 ईस्वी में अकबर ने चलाया था और दीन ए इलाही को अपनाने वाला प्रथम हिंदू पूछेगा कौन था, तो वो था बीरबल। कौन था? बीरबल था दोस्तों। बीरबल का असली नाम पूछेगा क्या है, तो आपको बताना है महेश दास। क्या है? महेश दास है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारत का अंतिम मुगल बादशाह कौन था, तो भारत का अंतिम मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफर। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ये बहादुर शाह जफर जो था 1857 के क्रांति के समय दिल्ली से ये नेतृत्व कर रहा था। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा, 1857 के समय मुगल बादशाह पूछेगा कौन था, तो बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर का एक स्टेटमेंट है, कितना बदनसीब था जफर, 2 गज जमीन ना मिली दफन के लिए। चलिए बहादुर शाह जफर को कहाँ भेज दिया गया अंग्रेजों द्वारा कहाँ भेजा गया था, तो म्यांमार की राजधानी रंगून भेज दिया गया था। आप ये बात याद रख लीजिएगा। मोहम्मद शाह को हम लोग रंगीला के नाम से जानते हैं। ये दरबार में स्त्रियों का वस्त्र पहनकर आ जाया करता था, इसलिए इसे रंगीला के नाम से जाना जाता है। औरंगजेब को हम लोग आलमगीर के नाम से जानते हैं या जिंदा पीर के नाम से जानते हैं। शाहजहां को हम लोग खुर्रम के नाम से जानते हैं। तो इतना बात आप याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त डिस्कशन हो रहा है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। अगर आपको PDF चाहिए तो आप जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर सर्च कीजिए इतिहास की दुनिया 99, वहाँ से आप टेलीग्राम यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं PDF। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने में है, कमल महल कहाँ स्थित है, तो कमल महल जो स्थित है दोस्तों, कमल महल है विजयनगर में है, हम्पी में। विजयनगर किसकी राजधानी थी, तो हम्पी में, इसलिए इसका ऑप्शन भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। विजयनगर का स्थापना पूछेगा कब हुआ था, तो 1336 ईस्वी में। पूछेगा किसने किया था, तो हरिहर राव और बुक्का राव ने किया था। आप ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, अयंगार व्यवस्था संबंधित है दोस्तों। अयंगार व्यवस्था जो था ये विजयनगर साम्राज्य में लागू था, तो इसका ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसमें क्या होता था, टोटल 9 से 12 राजा का एक समूह होता था, लोग का एक समूह होता था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, विजयनगर साम्राज्य में मंदिर के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता था, तो मंदिर के प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता था, इसलिए इसका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। हम्पी में पूछेगा कि कौन सा मंदिर है। हम्पी में कुछ क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। तो हम्पी में दोस्तों एक मंदिर है विरूपाक्ष का मंदिर, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आप लोग याद रख लीजिएगा। मैं वही क्वेश्चन बताता हूँ जो आपका सेट में पूछा गया है या पूछने वाला है, जो अभी तक आपका किताब में दिया हुआ है। इससे फाजिल में कुछ भी नहीं बताता हूँ, आप लोग सबको देखते जाइए। दोस्तों एक मेरा और चैनल है इतिहास की दुनिया 99, अगर आप जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो आप जाइए वहाँ से, आप मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इतिहास की दुनिया 99 से। चलिए यही है इतिहास की दुनिया 99, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। ये तो बोर्ड की दुनिया है, इतिहास की दुनिया 99 पे आपको जनरल कंपटीशन की तैयारी करवाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, अजमेर में किसकी दरगाह है दोस्तों। अजमेर में पूछ रहा किसका दरगाह है, तो मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह है। किसका है? मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह है। निजामुद्दीन औलिया किसके गुरु थे, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के गुरु थे और साथ साथ अमीर खुसरो को गुरु था। अमीर खुसरो को हिंदुस्तान का तोता, तोतिए हिंद के नाम से हम लोग जानते हैं, खड़ी बोली का जनक के नाम से जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, रामानंद के गुरु कौन थे दोस्तों। हम जानते हैं कि रामानंद के गुरु कौन थे,
अच्छा, रामानंद के गुरु पूछ रहे हैं ना, तो रामानंद रामानंद किसके गुरु थे? तो रामानंद के गुरु कौन थे? तो रामानंद के गुरु कौन थे? तो दोस्तों इस क्वेश्चन में थोड़ा हमको डाउट लग रहा है, लेकिन रामानंद किसके गुरु थे? ये कबीर के गुरु थे। तो कबीर का उपदेश पूछेगा किस में है? तो ये बीजक में है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा हमको डाउट लग रहा है, इसलिए इसको मैं नहीं बताऊंगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 29 नंबर प्रश्न आपके सामने में है, बीजक में किसके उपदेश हैं? दोस्तों बीजक में पूछ रहा है कि किसके उपदेश हैं। तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि बीजक में कबीर के उपदेश हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन एक क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, इब्न बतूता की पुस्तक का नाम है, इब्न बतूता की किताब का नाम है रेहला। क्या नाम है? रेहला नाम है। अच्छा, इब्न बतूता पूछेगा किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था, एमबीटी के शासनकाल में भारत आया था, और ये 7 से 8 वर्षों तक 7 वर्षों तक भारत में रहा था। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। इसको पागल बादशाह, सनकी सुल्तान, अधर्मी सुल्तान, सपनशील बादशाह के नाम से जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय आने वाला प्रसिद्ध विदेशी यात्री कौन था? दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो आया था, मेगास्थनीज आया था। मेगास्थनीज का अगर किताब का नाम पूछे तो आपको बताना है इंडिका। अगर पूछे इंडिका से हमको किस वंश की जानकारी मिलती है, तो हमको मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। दोस्तों इंडिका में इन्होंने भारत का काफ़ी ज़्यादा बुराई किया है मेगास्थनीज ने। चलिए ये था। और चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, अगला प्रश्न, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो दोस्तों बक्सर का युद्ध जो है 1764 ईस्वी में किसके किसके बीच में लड़ा गया था? अंग्रेज और बक्सर का युद्ध अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में लड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, बक्सर का युद्ध। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया गया था? दोस्तों अस्थाई बंदोबस्त 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू किया गया था। इसको अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू किया गया था 1793 ईस्वी में। आप ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न में। अगला प्रश्न आपके सामने में है, फ्रांसिस बुकानन किस देश का रहने वाला था? देखिए नाम में लगा है फ्रांसिस, लेकिन ये फ्रांस का रहने वाला नहीं था। ये कहाँ का रहने वाला था? ये ब्रिटेन का रहने वाला था। इस टाइप का क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए आप इस टाइप के क्वेश्चन को अगर आप पहले से सोल्व करके जाते हैं तो यकीन कीजिए कि आपका तैयारी बहुत अच्छा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, कॉर्नवालिस कोड कब बना? दोस्तों कॉर्नवालिस कोड जो बना था वो कब बना था? 1793 ईस्वी में बना था। ऑप्शन बी क्या हो रहा है? इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, संथाल विद्रोह का नेता कौन था? 100 से संथाल 100 से सिद्धू, 100 से संथाल 100 से सिद्धू, खोजो कहाँ दिखा है? सिद्धू कानू। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। और इसका आंसर दोस्तों बिरसा मुंडा ने उलगुलान विद्रोह किया था। अच्छा, बिरसा मुंडा को हम लोग धरती आबा के नाम से जानते हैं। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, किस युद्ध के उपरांत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई थी? हम लोग जानते हैं बक्सर का युद्ध ये काफ़ी निर्णायक युद्ध था, क्योंकि अनजान में ही सही मुगल बादशाह यहाँ पर जो पूरा भारत में राज कर रहा था वो हार गया था। तो इसलिए उसका ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, डलहौजी की नीति को क्या कहा जाता था? हम लोग जानते हैं लॉर्ड डलहौजी का जो नीति था, राज हड़प की नीति, जिसे व्यापगत की नीति या गोद निषेध प्रथा, ये सब प्रथा का जनक कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी था। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न और को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? दोस्तों भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन जो थे वो पुर्तगाली थे। पुर्तगाली पूछेगा कि भारत में कितना बार आया था? तो 3 बार आया था। सबसे पहले कौन आया था? तो वास्को डी गामा आया था। कब आया था? 1498 ईस्वी में आया था। कहाँ आया था? केरल के कालीकट बंदरगाह पर आया था। किससे मिला था? गुजरात के व्यापारी अब्दुल मलिक से मिला था। इन्होंने केरल के राजा जमेरिन के पास ले गया था। तो आप ये बात याद रख लीजिएगा। वास्को डी गामा का कब्र पूछेगा कहाँ है, तो आपको बताना है कोच्चि में है। कहाँ है? कोच्चि में है। आप ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, कलकत्ता में अंग्रेजों की किलाबंदी बस्ती का नाम क्या था? जो किलाबंदी कर रहा था, जिसके कारण प्लासी का युद्ध हुआ, वो किला का नाम क्या था दोस्तों? उस किला का नाम था फोर्ट विलियम का किला। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने में है, अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब की गई थी? वो 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के द्वारा किया गया था, जबकि 1886 ईस्वी में नियमित रूप से जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष बाद किया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा। चलिए फिलहाल 1872 में लॉर्ड मेयो के द्वारा पहली बार जनगणना किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत में पहली रेल किन स्टेशनों के मध्य चली थी? अच्छा, भारत में चलने वाला प्रथम रेलगाड़ी पूछ रहा है कि वो कब चला था? तो वो चला था 1853 ईस्वी में चला था। कहाँ से कहाँ चला था? मुंबई से थाने के बीच चला था। 420 किलोमीटर का दूरी तय किया था, और 420 किलोमीटर का दूरी तय किया था। ट्रेन का नाम क्या था? ट्रेन का नाम था फेरी क्वीन। क्या नाम था? फेरी क्वीन। अच्छा, इस ट्रेन में टोटल 3 इंजन था, जिसका नाम था सिंध, साहिबा और सुल्तान।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, चोल इमारतें किस शहर की विशेषता थी? दोस्तों चोल जो इमारतें थी वह बम्बई शहर की विशेषता थी। बम्बई शहर पूछेगा किसको दान में मिल गया था? दोस्तों इंग्लैंड के राजकुमार को मिल गया था। पुर्तगाली की राजकुमारी कैथरीन का विवाह इंग्लैंड के राजकुमार से हुआ था, तो इसको दहेज में बम्बई मिल गया था। लगता है इसका बाप का बम्बई था जो दे दिया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, खिलाफत आंदोलन कब आरंभ हुआ था? हम लोग जानते हैं कि खिलाफत आंदोलन जो हुआ था वो 1919 ईस्वी में आरंभ हुआ था। और इस खिलाफत आंदोलन में ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो ये महात्मा गांधी को बनाया गया था। आप ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया था? तो दोस्तों महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन जो किया था वो चंपारण में किया था। चंपारण सत्याग्रह कब किया था? 1917 ईस्वी में किया था। यहाँ के किसान पूछेगा कौन था? तो राजकुमार शुक्ला था। राजकुमार शुक्ला के आग्रह पर गांधी जी चंपारण आते हैं और यहाँ के किसानों से तिनकठिया पद्धति से मुक्ति दिलाते हैं। दोस्तों तिनकठिया पद्धति यहाँ के किसानों पर लागू था। 3/20 भाग पर नील का खेती जबरदस्ती करवाया जाता था। तो तिनकठिया पद्धति का संबंध कहाँ से है? तो बिहार के चंपारण से है, किसान चंपारण के किसान से है। तो इसका ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्न में कौन सा आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ था? हम लोग जानते हैं कि दांडी मार्च से सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी ने जो शुरू किया था 12 मार्च 1930 ईस्वी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। अपने 78 अनुयायियों के साथ गुजरात के दांडी से साबरमती तक का आश्रम जो 240 किलोमीटर की यात्रा जो पैदल तय किया था, तो वो कौन था? सविनय अवज्ञा आंदोलन था। ऑप्शन 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए इसी आंदोलन में 23वें या 24वें दिन गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। आप लोग बताइए, अगर आपका तैयारी बहुत अच्छा है तो आप लोग बताइए कि उस आंदोलन को पूरा फिर कौन करता है? फटाफट बताइए आप लोग, देखते हैं आप लोग का तैयारी कितना अच्छा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है, गांधी जी की हत्या कब हुई थी? दोस्तों गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 ईस्वी को नाथूराम गोडसे के द्वारा हुआ था। काफ़ी दुख के साथ कहना पड़ता है दोस्तों, इस क्या होता अगर नाथूराम गोडसे गांधी जी के जगह जिन्ना के पिछवाड़े में गोली मार देता तो शायद विभाजन नहीं होता। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो बाल दिवस हम लोग मनाते हैं 14 नवंबर, चाचा जी नेहरू की याद में हम लोग मनाते हैं। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दांडी किस राज्य में स्थित है? दोस्तों हम लोग जानते हैं दांडी गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुआ था? तो बंगाल विभाजन की घोषणा 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। किसके कर्जन समय में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल विभाजन का घोषणा हुआ था। तो इसका ऑप्शन एक क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट होगा। दोस्तों इसी समय चला गया था बंग आंदोलन, जिसको हम लोग स्वदेशी आंदोलन भी कहते हैं। तो ये कब चला गया था? 1905 में। आप ये भी बात याद रख सकते हैं। 1906 में मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था। आप ये बात याद रख सकते हैं। किसने किया था? तो आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने किया था। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में किया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे? हम लोग जानते हैं कि कैबिनेट मिशन योजना के जो अध्यक्ष थे सर पैट्रिक लॉरेंस थे। इसका ऑप्शन एक क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? हम लोग जानते हैं 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था। ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था। अच्छा, ए.ओ. ह्यूम को हम लोग शिमला का संत कहते हैं। आप ये बात याद रख लीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष पूछेगा कौन था? तो आपको बताना है कि W.C. बनर्जी। क्या बताना है? वेमेश चंद्र बनर्जी बताना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष बताना है। तो आपको बताना है कि जो प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू। क्या बताना है? सरोजनी नायडू। अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम पारसी अध्यक्ष पूछे तो आपको बताना है दादा भाई नौरोजी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन किया था? तो आगा खां सलीमुल्लाह खां ने किया था। 58 नंबर का प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को राजकीय स्वीकृति कब मिली? हम लोग जानते हैं 15 अगस्त 1947 को। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। काफ़ी इजी प्रश्न था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? दोस्तों पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? तो चौधरी रहमत अली ने दिया था। आप ये बात याद रख लीजिएगा। और पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री दोस्तों अगर पूछे कौन बना था विभाजन के बाद, तो लियाकत अली बना था। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। जिन्ना को हम लोग पाकिस्तान में कायदे आजम के नाम से जानते हैं। अच्छा, ये भी बात आप याद रख लीजिएगा। फिलहाल पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? तो चौधरी रहमत अली इसका राइट आंसर हो जाता। अगर आपसे पूछे ए ट्रेन टू
पाकिस्तान के लेखक कौन है? तो आपको बताना है कि खुशवंत सिंह। ये भी प्रश्न कई बार इंग्लिश में पूछा गया है, तो आप लोग ये भी बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, संविधान सभा का गठन किस वर्ष किया गया था? तो संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो 1946 ईस्वी में हुआ था, जिसका अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो संविधान सभा के सबसे बूढ़े व्यक्ति थे, उनको बनाया गया था अस्थायी अध्यक्ष। जबकि अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया था संविधान सभा का? तो आर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था अस्थायी अध्यक्ष। आप ये बात याद रख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है,